गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो तो आज से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री वैसे अपना 3 पार्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री आधा पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट पढ़ लिया, एक चैप्टर छूटा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जीरो से। और कहाँ से पढ़ेंगे इसको, एकदम बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे, जीरो से, कार्बन से, कार्बन की वैलेंसी, ये वहां से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने को आखिरी तक पढ़ना कितना है। एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ ये चीजें पढ़नी है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। एक बार ये बता देता हूँ कि 11th के कितने चैप्टर हैं, 12th के कितने चैप्टर्स हैं, तो तुमको आइडिया रहेगा कि हाँ इतना इतना हमारे पोर्शन में है। फिर उसमें से जो अभी 11th का पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें मेन क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी हेडिंग्स आएगी पढ़ने के अंदर में। क्लियर है? तो एक बार ये अपन मतलब देख करके फिर स्टार्ट करते हैं कार्बन से। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले तुम्हारे 11th के 2 चैप्टर आते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है, देखो, या तो उसको जीओसी बोल लो शॉर्ट में, ठीक है, जीओसी बोलते हैं, या फिर जो एनसीईआरटी में नाम लिखा है वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये पूरा नाम है उसका। जैसे है ना, मोल कंसेप्ट को मोल कंसेप्ट बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो वैसे इसको इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वो जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ब्रैकेट में लिख लेना, जीओसी बोलते हैं। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक ऑन ये। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ना, इसमें जितना भी बेसिक्स आएगा तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, वो है। अगर ये कर लिया तो समझ जाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, और ये नहीं किया तो बाकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डूब गई। क्लियर है? जीओसी वाला पार्ट पूरा बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ तक, यहाँ पे खत्म होगा जीओसी तुम्हारा, यहाँ पे। तो इतना पार्ट अगर आता होगा तो आगे की चीजें समझ में आएगी, इतना नहीं आता है तो आगे की सारी चीजें उड़ जाएगी या रटते रह जाओगे। क्लियर है? चलो, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वही कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी चीज लगती है, कार्बन लगता है, कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये वो छोटी मोटी, कौन सा साइंटिस्ट आया था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये सब चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो में थोड़े 1-2 साइंटिस्ट के नाम देख लेंगे कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना, किसने बनाया, ये बस 1-2 चीजें। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमने बुक्स में देखे होंगे, कुछ डैश बना देते हैं, कुछ उसको पूरा लिखते हैं कार्बन कार्बन के फॉर्म में, समझ गए ना, कुछ वेज और वो डैश के फॉर्म में लिखते हैं एकदम 3D में। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, कुछ में वो लोन पेड़ लगाता है, कुछ में नहीं लगाता है, कभी कभी, है ना, कुछ में सीधी चेन लिख देता है और साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना देता है। तो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं फॉर्मूलेज लिखने के, तो वो पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ कार्बन। देखो, अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे कि कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये बहुत सारे अलग अलग चीजें आएगी। तो ये कुछ चीजें आती है जो बार बार तुमसे कहीं कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्बन की डिग्रीज पूछता है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कौन सा है। अल्कोहल का पूछता है डिग्रीज बहुत बार, कि ये वाला अल्कोहल, वो मेंशन करके दे देगा कि अंडरलाइन करके कि ये वाला कौन से डिग्री का अल्कोहल है, कौन से डिग्री का हैलोजन लगा है, ठीक है, कौन से डिग्री का अमीन है। जिसमें से ये 3 थोड़े सेम जाते हैं, अमीन को डिफाइन करना थोड़ा सा अलग चले जाता है। क्लियर है? तो एक ब्रैकेट तुम भी ऐसे क्लोज कर देना कि इन 3 के लिए अपन सेम रूल अप्लाई करते हैं, अमीन के लिए थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर पाई और सिग्मा बॉन्ड, ये सब अपन काय में पढ़ के आ चुके हैं इनऑर्गेनिक में, लेकिन ऑर्गेनिक में जब स्ट्रक्चर आएंगे तो वहां भी वैसे अपन ने बना के एक क्वेश्चन करके पढ़ा था कि कितने पाई, कितने सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। एक बना था CC, फिर डबल, सिंगल, कुछ बॉन्ड बना दिए थे, ट्रिपल, और बोला था इस कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन, इसका कितना, इसका कितना, इसकी डिग्री कितनी, वहां भी देखा था। तो वही पाई और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर आया था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, बहुत सारे लगा दो तो उसमें कौन से कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये निकाल सकते हैं। DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो, ये डिग्री ऑफ कार्बन, अल्कोहल, हैलोजन, अमीन। डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो वाली चीज है ये। ठीक है, अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको या तो ये बोल लूं मैं, डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड या डिग्री ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो कैलकुलेट करना रहता है। इसका एक फार्मूला भी है, या फिर डायरेक्ट स्ट्रक्चर से आ जाएगा, दोनों टाइप से देख लें। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज, यहाँ से तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन स्टार्ट होगा। ये सब चीजें तो बेसिक अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं सब, यहाँ से स्टार्ट होगा। होमोलोगस सीरीज पहला टॉपिक होता है कि कार्बन की 4 प्रॉपर्टीज होती है, और वहां से स्टार्ट होती है तुम्हारी होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो यहाँ से मेन तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है। इसके पहले की चीजें वो बहुत छोटे छोटे हैं कि वो तुमको आना चाहिए ऐसा, तो अपन एक बार कॉपी में लिख के पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलो, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें पूरा वो चार्ट बनेगा कि हाँ
ओपन मतलब सीधे चेन वाले, रिंग में सिर्फ कार्बन की रिंग वाले, अलग की रिंग मतलब कार्बन के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन दूसरी रिंग वाले। तो ऐसे पूरा क्लासिफाई कर देंगे कि कितने अलग अलग टाइप्स के में क्लासिफाई कर सकते हैं अपन, ठीक है। साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, जितने भी वेराइटी है बहुत सारी अपने पास, तो क्लासिफिकेशन में एक चार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है अपना IUPAC, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है, ठीक है। ये सब चीजें तो बेसिक समझने वाली है, IUPAC से क्वेश्चन पक्का आता है, तो IUPAC बहुत अच्छे से सीखेंगे, इसमें टाइम लगेगा पढ़ने में। अगला आता है आइसोमेरिज्म। देखो तुमने या तो पहले कभी भी पढ़ा तो सीधा या तो IUPAC से स्टार्ट कर लेते हैं, पता है। देखो तो IUPAC से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही है, ठीक है। तो IUPAC को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमर अपन पढ़ के आए ना, आइसोमर क्या होते हैं, तब वो यहाँ पे आइसोमर के और अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। एक आता है स्ट्रक्चरल, एक आता है स्टीरियो, आगे पढ़ोगे नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल में फिर 6 टाइप आते हैं अलग अलग, चेन, पोजिशन, फिर और भी बहुत सारे अलग अलग 6 टाइप है, ठीक है। टोटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, तो ऐसे 6 अलग अलग टाइप है। फिर आता है स्टीरियो। स्टीरियो में 2 आते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जहां से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, क्लियर है। यहाँ पे एक ही आता है मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, वहां से चांस रहते हैं क्वेश्चन आने के, और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों के बराबर चांस है, क्लियर है। तो आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक चले जाता है, ठीक है, समझने के लिए। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC और आइसोमेरिज्म, क्लियर है। ये नाम अभी से सुन के रख लो सारे, तो तुमको पता रहे कि पढ़ना किस ऑर्डर में, क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगला आता है रिएक्शन मैकेनिज्म 1। इसको है तो मेन GOC बोलते हैं। अगर इन शॉर्ट में को बोलना हो ना, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 को क्या बोलूंगा, तो GOC बोलते हैं। IUPAC अलग आता है, आइसोमेरिज्म अलग, फिर GOC बोल देते हैं इसको, या तो इसको GOC बोलो, पूरा ही GOC में आ जाता है वो, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म 1 ज्यादा बोलना सही है, ठीक है। इसमें क्या क्या 3-4 चीजें आती है, इंडक्टिव, रेजोनेंस, मिजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और रिएक्शन इंटरमीडिएट में वो आता है कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, उनकी स्टेबिलिटी, ठीक है, वो सब चीजें। और लास्ट आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी, ये एक टॉपिक रहता है। तो ये 7 टॉपिक आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म 1 के अंदर, क्लियर है। और इन सबके सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, प्लस आई, माइनस आई, इंडक्टिव के टाइप है, ये सुना है ना अपन ने पहले, इंडक्टिव में प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ये किसके, इंडक्टिव के टाइप है। मिजोमेरिक के प्लस एम और माइनस एम, और रेजोनेंस और मिजोमेरिक एक ही होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इंडक्टिव ये हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लोगे। इलेक्ट्रोमेरिक के 2 टाइप, प्लस ई, माइनस ई, और फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उसमें कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फिर उसके आते हैं नाइट्रोजन के आते हैं, तो कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, में एक शॉर्ट में इतना लिख देता हूँ बस, नाइट्रीन्स, वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी, क्लियर है क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म 1। एनसीईआरटी में GOC या फिर ये सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स यहीं तक दिया है, ये चीज समझ गए, एनसीईआरटी ने यहीं तक दिया और पहला चैप्टर खत्म है। लेकिन इसके साथ अपन एक चीज और पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, ठीक है। ये अलग से पढ़ा रहा हूँ, बुक में नहीं दिया है, या फिर इसको ये समझ लो कि ओवरऑल ऑर्गेनिक का जो होता है ना, अपन बोलते हैं कि यार रिएक्शन रटनी है या फिर समझनी है कैसे, जो भी है, ठीक है, वो चीजें इसमें आ जाएगी। तुम्हारी कोई भी रिएक्शन हो ऑर्गेनिक की, वो इनमें से ही क्लासीफाई होती है, कोई भी चैप्टर की उठा लेना, या तो वो रिएक्शन एडिशन रिएक्शन होगी, या सब्स्टिट्यूशन होगी, या एलिमिनेशन होगी, या आइसोमराइजेशन होगी, क्लियर है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इन सारे चैप्टर से मिला के जो भी अपनी कौन सी एडिशन वाली होगी वो यहाँ सीख लेंगे कि एडिशन होती कैसे है, सब्स्टिट्यूशन वाली होती कैसे है, एलिमिनेशन होती कैसे, और आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शन होती कैसे। एक बार यहाँ सीख गए रिएक्शन होती कैसे, फिर जिस जिस चैप्टर में आती जाएगी वहां पढ़ते जाएंगे, तो वहां तुमको ये लगेगा कि एग्जाम्पल ही कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ने का, ठीक है। ये एलन के मॉड्यूल में अलग से एक चैप्टर उन्होंने बना के रख रखा है, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, क्लियर है। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आ जाएगा तो आगे की यहाँ से फिर पूरी ऑर्गेनिक सिंपल लगेगी, समझ गए जिस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एडिशन, सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 आता है, एलिमिनेशन 2 टाइप से होती है, E1 E2 और आइसोमराइजेशन। तो बुक ने पता ये चीजें कहाँ दी है, मोस्टली हेलो एल्केन हेलो एरीन में दी है। SN1 SN2 E1 E2 मोस्टली चीजें हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर दी है।
लेकिन उसके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगी रहे, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन। जैसे डबल बॉन्ड, अल्कीन की रिएक्शन होगी तो अल्कीन में एडिशन होगा, कभी कभी एलिमिनेशन वाली चीजें आएगी। तो अपन सारी रिएक्शन यहीं पढ़ के फिर हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे तो तुमको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि अल्केन की कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें चीजें एलिमिनेट हो रही है, फिर डबल, जैसे मान लो कुछ ये ऐसा समझ लो ना, फॉर एग्जांपल ये कुछ लगा रखा है मैंने, यहाँ कुछ एक्स लगाया और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये अगर चीजें दोनों साथ में निकलती है तो ये एक डंडा बनेगा, है ना, ये डंडा टूट के, क्लियर है। तो ये जो बॉन्ड तो एलिमिनेट हुई ना चीजें, अब कैसे एलिमिनेट होगी, E1 से E2 से, इस साइड वाले कार्बन से रिएक्ट करके उस साइड वाले से रिएक्ट करके, वो सब चीजें इसमें सब्स्टिट्यूशन में चीजें हटेगी। मान लो यहाँ पहले X लगा था, बाद में Y आ गया, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इन रिएक्शंस के अंदर आ ही जाएगी तुम्हारी, समझ गए ना। अल्केन से ही तुम्हारे ये चारों टाइप मतलब क्लासीफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज समझ में आई सभी को, ठीक है। तो ये पढ़ना है। उसके बाद मेन चैप्टर, ये बोलते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन रिएक्शन ही होती है। अगर कुछ नहीं आता किसी को, ठीक है, बस सुना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे एक ही चीज दिमाग में आती है, रिएक्शन रखनी है। तो वो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है तुम्हारी। इसके पहले तक तो ये सब बेसिक रहेगा कि रिएक्शन हो कैसे रही है, क्या ये वो। यहाँ से आएगी तुमको रिएक्शन, K+B से जो C+D बनता है वो यहाँ से, ठीक है। तो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी यहाँ से स्टार्ट होगी, रिएक्शन वाली। अल्केन की रिएक्शन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक या बेंजीन की रिएक्शन, ये 4 टाइप की रिएक्शन आती है हाइड्रोकार्बन में, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा 11th का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर 12th के चैप्टर्स आते हैं। 12th के चैप्टर में सबसे पहला हेलो अल्केन और हेलो अरीन, ठीक है। सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। थर्ड है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के भी 4 अलग अलग डेरिवेटिव होते हैं, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। ये चारों से क्वेश्चन आते हैं, तो ये 4 टाइप के होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है, तो ये याद रखोगे। फिर एक आता है अमीन एंड इट्स डेरिवेटिव, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स के रिएक्शन। और लास्ट में एक थ्योरेटिकल चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, ये सेम बायो जैसे ही है, बस इसमें कुछ ग्लूकोज वगैरह की रिएक्शन आ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज में OH और CHO होता है ना, तो वो OH के साथ और CHO के साथ कोई भी रिएजेंट दे देगा तो वहां पे रिएक्ट करवाना रहता है। तो कुछ 7 या 8 रिएक्शंस इसमें अलग है, बाकी सेम पूरा ये बायोमोलिक्यूल बायो जैसा ही है अपना, कुछ अलग नहीं है, क्लियर है बेटा, बातें नहीं करो कोई, ठीक है, समझ गए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना कहाँ से, वहां से जाके यहाँ पे खत्म होगी है। मेन रिएक्शंस कहाँ से स्टार्ट होगी तुम्हारी, सेकंड चैप्टर से, हाइड्रोकार्बन से। उसके पहले तक सब बेसिक चलेगा, क्लियर है। ये रब करके अब स्टार्ट करें अपन स्टार्टिंग वाला पोर्शन साइंटिस्ट से, चलो ठीक है। बेटा फोटो कौन, चलो स्टार्ट करूं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसका बेसिक कोई एलिमेंट, जैसे अपन ने पीरियोडिसिटी पढ़ के आए, पीरियोडिसिटी में कितने 118 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से कार्बन जो है ना, कार्बन ही मेन तुम्हारा एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट मतलब कंपाउंड्स बनाएगा। वो भी क्यों, क्योंकि कार्बन की 3-4 प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है, अच्छा देखो 2 प्रॉपर्टी कार्बन की याद रखना। पहली चीज तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मतलब वो 4 बॉन्ड बना पाता है, ठीक है। अब वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, अलग अलग जैसे भी बनाए, ठीक है, या तो ऐसे बनाए, या फिर ऐसे बनाए, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, ये अलग अलग टाइप हो सकते हैं उसके बॉन्ड बनाने के। 4 बॉन्ड बनाता है, या तो 4 अलग अलग से, या फिर 1 डबल और 2 सिंगल, 1 ट्रिपल, 1 और 2 डबल, ऐसे, क्लियर है। तो 4 वैलेंसी, सबसे पहला प्रॉपर्टी कौन सी इसकी, टेट्रावैलेंट, ये वर्ड यूज करना सही है, ठीक है, 4 वैलेंसी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कैटिनेशन की। बेटा इधर सुन लो वर्ड्स, ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब होता है लाइन से चेन में जुड़ना, जैसे चेन वो कड़ी जुड़ती है ना ऐसे, फिर अगली ऐसी कड़ी जुड़ती जाती है, तो ऐसे ही कार्बन क्या करता है, कितनी भी लंबी चेन बना सकता है, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर साइड में भी चेन्स निकाल सकता है। लीनियर चेन तो बना ही सकता है, साइड में भी बहुत सारी चेन्स बना सकता है। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टी है ना, कार्बन के अलावा तुमने कभी कोई दूसरे एलिमेंट को देखा ऐसे चेन बनाते हुए, कि नाइट्रोजन ऐसे बहुत सारी लंबी चेन बना रहा है, या सोडियम ने लंबी चेन बना ली, कोई नहीं, या फॉस्फोरस ने बहुत लंबी चेन बना ली, नहीं, कार्बन ही क्या हो गया, हाँ, कार्बन ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो लंबी चेन बनाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है, बहुत लंबी लंबी चेन तक। जैसे ग्लूकोज में अपन 6 की चेन देखते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में वो पढ़ते हैं ना क्या, पॉलीसैकेराइड,
रहेगा तो हाँ पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में बोलते हैं ना 100 तक एलिमेंट्स या 100 कार्बन तक की चेन बनती है, तो बहुत लंबी लंबी चेन तक बना सकता है। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एक और कैटिनेशन। ये जो लिखा है कैटिनेशन मतलब चेन फॉर्मेशन। लॉन्ग चेन फॉर्मेशन। तो ये दो प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे टिकी है। एक तो कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, दूसरा कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है। क्लियर है? कैटिनेशन समझ गए क्या होता है? एग्जांपल उसका लिख सकते हो, पॉलीसेकेराइड सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना। पॉलीसेकेराइड 100 कार्बन से भी ज्यादा, मोर देन 100 लिखते हैं उसमें। क्लियर है? चलो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली कौन सा एलिमेंट के आसपास घूमती है? हमेशा कार्बन के आसपास। उसके अलावा ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी आएंगे, लेकिन वो इतने नहीं आते हैं। OH में एक आया, नाइट्रोजन अमीन में एक, तो कम आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट देखोगे तो किसका है? कार्बन। और कार्बन की वैलेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम किस एलिमेंट से पूरी होती है? हाइड्रोजन से। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन एक रहता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो सबसे ज्यादा तुमको मिलेंगे, एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कम मिलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में मिलेंगे बट कम, बहुत रेयर है। क्लियर? तो ये चार एलिमेंट CHON, ये पढ़ते हैं ना अपन CHONPF, CHONPF। ठीक है, तो उसमें से C और H मोस्टली तुम्हारे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाएंगे, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कम नंबर में रहते हैं। कहीं अमीन लग गया तो नाइट्रोजन आ जाएगा, अल्कोहल में OH आ जाता है, एसिड में COOH में O आ गया। क्लियर है? तो ऐसे मेनली कार्बन रिलेटेड है। ठीक है, अब हर चीज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देखो, अपन भी बने, कोई भी चीज तो अपन बोलते हैं सेल से बने। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर लिविंग है तो लिविंग चीज को ऑर्गेनिक ही बोलोगे। ठीक है, कोई भी लिविंग चीज है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। और नॉन लिविंग है तो उसको इनऑर्गेनिक में डाल रखा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं? एलिमेंट्स। अपन पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो पढ़ते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। कभी ये नहीं देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके कुछ बहुत नई चीज बन गए और उसको इनऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स की रिएक्शन पढ़ते हैं, एलिमेंट्स से कुछ छोटे छोटे कंपाउंड बस। ठीक है, बहुत बड़ी चीजों कभी नहीं पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है लाइफ, ये लाइफ से रिलेटेड कोई चीज। जैसे कोई भी फ्रूट ले लिया मैंने, तो कोई फ्रूट इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। समझ गए? तो कोई भी लिविंग चीज या कोई भी लाइफ से रिलेटेड चीज क्या होगी? ऑर्गेनिक। ठीक है, तो कंपाउंड को दो पार्ट में बांटते हैं, कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग चीजें आ जाती है, मिनरल्स, गैसेस, ये मोस्टली गैसेस में O2, CO2 ये सब इनऑर्गेनिक में आता है। क्लियर है? और ऑर्गेनिक में क्या आएगा? कोई भी लिविंग चीज। अब लिविंग चीज में तुम प्लांट के छिलके ले लो या ह्यूमन बॉडी ले लो, कोई छोटा मोटा कीड़ा ले लो। समझ गए? कोई भी लिविंग चीज क्या आएगी? प्लांट और एनिमल ऑर्गेनिक, और मिनरल्स और गैसेस इनऑर्गेनिक में आता है। ठीक है, तो अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स, ये वो बहुत सारी चीजें आती जाएगी। चलो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं से किसके आसपास घूम रही है? मोस्टली कार्बन के अराउंड। ठीक है, कार्बन की दो प्रॉपर्टी, एक तो कैटिनेशन और एक टेट्रावेलेंट। यहाँ पे एक लिखिए कैटिनेशन, एक और अगर लिखना हो तो लिख लो टेट्रावेलेंट। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और इन दो प्रॉपर्टी की वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है। तो शो कैटिनेशन का मतलब क्या? चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड, सबसे मतलब बहुत लंबी लंबी चेन्स बन जाती है इसकी। क्लियर है? हाँ, सिलिकॉन और बोरॉन भी कैटिनेशन करता है। ऐसा कितना? हाँ, वो समझ, ऐसा ही O2 वाले में, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कार्बन का है। अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली कार्बन के अराउंड ही है। तो अपन कैटिनेशन में कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बनाए? कैटिनेशन और टेट्रावेलेंट। कार्बन की दो प्रॉपर्टी की वजह से, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी की वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंडेंट है। अब वो सिलिकॉन करता है, लेकिन उससे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक चीजें नहीं बनी है, तो उसको नहीं पढ़ रहे हैं। बाकी पूछे तो लिख देना कहीं अलग से। चलो ठीक है, अगले साइंटिस्ट पढ़े। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो ये माना जाता था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। समझ गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में बने, तुम लैब में कभी भी इनऑर्गेनिक चीजों से ऑर्गेनिक चीज नहीं बना सकते। ये था। क्लियर है? लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, जो भी आया, उसका नाम था वोलर। उसने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लैब के अंदर। ठीक है, किसने? वोलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लैब के अंदर। उसके पहले यही माना जाता था कि नेचर में ही बनते हैं, लैब में तुम कभी भी आर्टिफिशियली इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीजें नहीं बना सकते। क्लियर है? तो उसके पहले भी एक साइंटिस्ट था बर्विलियस। बर्विलियस ने क्या बोला था?
कोई भी ऑर्गेनिक चीज है, लिविंग चीज है, जैसे अपने सेल्स है, तो सेल्स आपस में कहीं से जुड़ी हुई है। उसने बोला था बस जैसे होता है ना मैग्नेट, दो मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे उसने बोला था हर ऑर्गेनिक चीज आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ी हुई है। उस अट्रैक्शन फोर्स को उसने नाम दिया था वाइटल फोर्स। वाइटल मतलब लिविंग, ये वर्ड पता है ना, कोई भी चीज को लिविंग को इंग्लिश में वाइटल बोलते हैं। तो लिविंग चीजें आपस में एक फोर्स लगा रही है जिससे वो जुड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। तो इसने बस एक नाम दे रखा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी करके नाम दे दी थी कि हर लिविंग चीज आपस में वाइटल फोर्स की वजह से जुड़ी है। ठीक है, तो प्रपोज्ड वाइटल फोर्स थ्योरी है, उसको वाइटलिज्म भी बोलते हैं। कोई नहीं पूछ रहा, बस ये पता है ना बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, बर्जीलियस ने दी थी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स क्या होता है समझ गए, कोई भी दो लिविंग चीजें आपस में जो जुड़ी हुई रहेगी वो वाइटल फोर्स की वजह से, बस। तो वाइटल फोर्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी लिविंग चीज के बनने में वाइटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक और जो साइंटिस्ट था, वो जो अपन ने पढ़ा है अभी कि इनऑर्गेनिक चीजें से ऑर्गेनिक चीजें पहली बार लैब में बनाई गई, किसने बनाई? वोलर। तो ये साइंटिस्ट पूछा हुआ और इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई साइंटिस्ट नहीं पूछेगा, वो ये वाला पूछेगा। क्लियर है? वोलर। और इसने क्या किया था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीज बनाई थी पहली, है ना। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीज बनाई थी फर्स्ट, सबसे पहला। और वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था पहला जो इसने बनाया था? ये पूछता है यूरिया। उसका फॉर्मूला पूछता है NH2CO NH2। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60, ठीक है, 60। तो और इसने वो बनाया कैसे था? अमोनियम साइनेट जो है उसके रीअरेंजमेंट से बनाया था। ठीक है, उसको हीट किया था और उसके रीअरेंजमेंट से बनाया था यूरिया। क्लियर है? अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना, NH4+ CNO-। ठीक है, और उसको लिखते हैं ऐसे NH4+ OCN या CNO, ऐसे लिखा जाएगा वो। क्लियर है? तो ये प्लस ये माइनस, तो इस इनऑर्गेनिक को रीअरेंज करके उसने बनाया यूरिया। देखो सारी चीजें वही है, बस थोड़ी बहुत शिफ्टिंग हुई है। यहां से 2 हाइड्रोजन उठा के इसने इस नाइट्रोजन को दे दिए, तो NH2 हो जाएगा, CO बीच में रह जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इधर से उठ के इधर गए तो NH2 इधर हो गया, तो NH2CO NH2। तो सिर्फ रीअरेंजमेंट ही तो हुआ है, चीजें बस शिफ्ट हो गई इधर की उधर। क्लियर है? तो अमोनियम साइनेट में रीअरेंजमेंट किया है हीट करके, और क्या बनाया है? यूरिया। तो यूरिया ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लैब। क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है। चलो, तो वूलर से ही क्वेश्चन आएगा, साइंटिस्ट से आता है, बाकी किसी का नहीं पूछता। या वाइटल फोर्स थ्योरी तुम बुक में क्वेश्चन लगाओगे तो मिलेगा, बर्जीलियस, बस। ठीक है, उसके अलावा ये 2 और साइंटिस्ट थे, बस नाम सुन के रख लो। कोल्बे ने क्या किया था? अच्छा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस सुना है, पढ़ दें ऐसा। तो इलेक्ट्रोलिसिस वाले में वो एसिड वाली चीज रखता है, 2 एसिड रखता है, जिसमें से देखा होगा, हाँ, मतलब मान लो CH3 है, H लिखूं K लिखूं जो भी लिखूं मैं ऐसा, तो 2 CO2 निकालता है, 2 हाइड्रोजन निकालता है, 2 और साथ में वाटर रहता है वैसे, मतलब OHH करके, तो वो ऐसे कंपाउंड, समझ गए? तो ये क्या था, एसिटिक एसिड मेन यूज करते हैं ना वहां भी। अरे CH3COH जब पढ़ोगे आगे तो समझ जाओगे, जिनने नहीं पढ़ा उनके लिए। ठीक है, तो एसिटिक एसिड वहां भी, मतलब ये तो 2 का हो गया, लेकिन एक सिंगल की अगर बात करो तो 2 एसिटिक एसिड के ऐसे यूज करता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड किसने सबसे पहले सिंथेसाइज किया था? कोल्बे ने। तो उससे याद रख लेना, लिंक रहेगा तुमको, कि सिंथेसाइज एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। एलिमेंट मतलब वही कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से मिला के उसने जैसे भी बनाया। तो कोल्बे ने क्या किया था? एसिटिक एसिड, याद रखोगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COH। अब से तुमको ऑलमोस्ट 60, 70 या 100 के आसपास ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। क्लियर है? बहुत आएंगे ऐसे। एक यूरिया याद हो गया, NH2CO NH2, और उसका फॉर्मूला कैसे? NH2C डबल बॉन्ड O है वो, है ना, फिर NH2 है। तो वैसे ये एसिटिक एसिड भी याद रखोगे। एक अगला साइंटिस्ट आता है बर्थेलॉट, इसने मीथेन बनाया था सबसे पहले। क्लियर है? ये याद नहीं भी रहेगा चलेगा, वूलर याद रखना, वूलर जो भी तुम बोलो। क्लियर है? चलो, ये रब करके अगला पोर्शन लिखो। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ना है अपने को? कोई भी ऑर्गेनिक चीजों को मैं डिस्क्राइब कैसे, डिस्क्राइब मतलब लिखूंगा कैसे। ऐसे लिख सकता हूँ नॉर्मल कार्बन CH2 के फॉर्म में, डैश बना सकता हूँ, डंडे बना सकता हूँ। कार्बन लिखूं और हाइड्रोजन को भी डंडों से बनाऊं, या हाइड्रोजन को साथ में डायरेक्ट लिख दूं। समझ गए क्या बोल रहा हूँ, है ना? या तो ऐसे बना दूं, या फिर CH3 CH2 CH2
CH3 ऐसे लिखूं, या फिर पूरे हाइड्रोजन 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 हर एक चीज को सेपरेट करके लिखूं, ठीक है। कैसे, मतलब ऐसे अलग अलग वे होते हैं रिप्रेजेंट करने के, क्लियर है। तो वो अपने को बस देखना, देखो ये जो कोई पूछ नहीं रहा तुमसे, बट जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए, है ना। फालतू का काम है, फालतू का नॉलेज, कोई काम नहीं हो। चलो बेटा फोटो क्लिक कर ले, कर दो रहा भैया। हाँ ठीक है, क्या वोलर से आता है, आया हुआ है इसीलिए, बाकी किसी से नहीं आता। हाँ मतलब ऐसे पूछता नहीं है, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसके पास पूछने के लिए। ये नहीं, ये वोलर का पूछता है कि यूरिया ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड, ये आया हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं तुम लोग सभी इधर बैठा है ना, इधर ध्यान दे लो, इधर सीधे बैठो। चलो स्टार्ट करें। चलो अगला जो टॉपिक जो अपन ने हेडिंग वाइज लिखा था, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है तो उसको लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, या तो तुम सीधा एक चेन में देखो, एक अपन लिखते हैं, जैसे मैंने बोला तुमको कि 4 कार्बन का अल्केन बताओ, तो C4H10 डबल करके 2 जोड़ा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सीधा एक, मतलब मैं कितने कितने वो लिख दूं। एक तरीका है कि उसको ओपन करके लिखूं ढंग से कि एक एक इंडिविजुअल क्या क्या जुड़ा है, एक एक उन एक एक इंडिविजुअल को भी मैं ओपन करके उनके हाइड्रोजन के बॉन्ड्स गिन के लिखूं। एक होता है अगर लोन पेयर आ रहे तो लोन पेयर को भी मेंशन करूं, क्लियर है। तो और एक होता है कि बहुत शॉर्ट में सिर्फ कार्बन को डंडे डंडे से ऐसे बनाते रहो डॉट से, क्लियर है, वो सबसे बेस्ट, ठीक है। तो वैसे अलग अलग तरीके हैं, बस नाम के साथ तुम लोग देख लो कि होते क्या क्या है। चलो इधर देखो, पहला क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक चीज अपन पढ़ के आना, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब सीधा उसका डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं ना, बिना कोई बॉन्ड या बिना किसी चीज के, क्लियर है। जैसे मैंने बोला ग्लूकोज C6H12O6, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। इसको पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, शो नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, कितने और कौन कौन से एटम है। C6H12O6 में कितने, कार्बन 6 हैं, H12 है, ऑक्सीजन 6 है, बस। तो कितने, 3 टाइप के हैं और कितने कितने हैं। तो शो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स कनेक्टिविटी, कैसे कनेक्टेड है कुछ नहीं बता रखा है, एक सीधी चेन में है, ब्रांचिंग में है, रिंग के फॉर्म में, कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपनों को नाम से पता है ना कैसा होता है, ऐसे दिखेंगे अलग अलग, क्लियर है। अब ये किसके हैं कैसे हैं वो छोड़ो, बट ये चीज समझ जाओ कि बस सीधा सीधा तुमको फॉर्मूलेज लिखने हैं। जैसे ये क्या है, C3H6, सिर्फ डबल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा, अल्कीन, है ना, सिर्फ डबल होता है उसमें, ठीक है। अब वो चीज है, ठीक है, ये डबल होके 2 जोड़ रहा है तो अल्केन होगा, लेकिन O लगा है तो अल्कोहल, वो आगे सीखेंगे, ठीक है, कि O लगा है तो क्या है। ये भी अल्केन है लेकिन O लगा है तो अल्कोहल वाली कैटेगरी में जा रहा है ये भी डबल होके अल्केन ही है, सिर्फ मतलब अल्केन है 4 कार्बन वाला, ये भी अल्केन ही है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग अपन सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्लियर है। लुईस स्ट्रक्चर, जब भी ये वर्ड आ जाएगा लुईस, तो वो पूरा नाम ही ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है अपना, कि जो लोन पेयर लगे हैं, हम लुईस स्ट्रक्चर में लोन पेयर लगे हैं। तो शो ऑल द एटम, सारे एटम, साथ में बॉन्ड्स भी बताएगा है और साथ में लोन पेयर भी बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो ये अगर मेरे को लिखना है CH3 CH2OH, बेटा इधर CH3 CH2OH, या फिर C2H6O, C2H6O, तो इसका ये हो गया, इसी को ओपन करके ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। और ऑक्सीजन में देखो 2 लोन पेयर लगे भी हैं, तो जब भी लोन पेयर भी शो करूंगा तो उसको लुईस स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्लियर। अगला एग्जांपल, ये Ca के हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 है और 1 नाइट्रोजन है, तो इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर शो हो रहे हैं ना, ये रहे, दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे लोन पेयर शो कर रखे हैं 2, इसके भी 2 है, क्लियर है। तो वो भी शो करेंगे तो क्या बोलेंगे, लुईस स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर में लोन पेयर वाला कोई मतलब ऐसा एलिमेंट ही नहीं है तो उसका क्या बोलूंगा मैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसमें देखो, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें भी सारी चीजें बहुत ढंग से सारे बॉन्ड सारे एटम्स के साथ रिप्रेजेंट कर रखी है, बस इसमें लोन पेयर भी आ रहा है तो लुईस स्ट्रक्चर बोल दिया, इसमें लोन पेयर नहीं आ रहा है तो उसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बोला है। इसमें भी सारे एटम है, सारे बॉन्ड है, सब कुछ है,
ठीक है, लेकिन लोन पेयर नहीं है, बस इन दोनों में फर्क यही है ना, इसमें लोन पेयर नहीं है और इसमें लोन पेयर है। इसको भी पूरा ओपन स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको भी पूरा ओपन है। तो बिना लोन पेयर के आया तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलोगे, लोन पेयर के साथ आया तो लुईस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलोगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ये दो टाइप आते हैं, कंडेंस्ड और पार्शियली कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब ऐसा ना कि ये जो चीज है इसको मैंने थोड़ा सा मतलब दबा दिया है, कंडेंस कर दिया है। तो ये तीन थे तो इसको CH3 लिख दूंगा बस, इसको CH2 लिख दूंगा, इसको CH2, इसको CH3। तो थोड़ा कंडेंस तो वही लिखा है, CH3 CH2 OH। मतलब समझ गया ना, हाइड्रोजन वाले सबको उसने कंप्रेस कर दिया, कंडेंस कर दिया। कंडेंसेशन यही होता है ना ऐसा, ठीक है। तो कंडेंस कर दिया इसको, ये फॉर्मूले CH3 CH2 CH2 CHO CH3 CH2 NH2। क्लियर है? कंडेंस। पार्शियली कंडेंस में क्या किया है, कुछ बॉन्ड ओपन कर दिए हैं, आधा कंडेंस्ड है लेकिन आधा ओपन है। CH3 CH2 तो कंडेंस हो गया, लेकिन नाइट्रोजन NH2 लिखता तो कंडेंस में कहलाता पूरा, लेकिन नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को इसने ओपन करके लोन पे भी शो किया है। तो ये ना तो पूरा ओपन है ना पूरा कंडेंस्ड है, तो कहीं में आएगा पार्शियली कंडेंस्ड में। क्लियर है? तो इसमें देखो, शो ऑल द एटम्स एंड देयर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब कैसे कैसे अरेंज है लाइन बाय लाइन। नो बॉन्ड्स और लोन पेयर, इसमें कोई शो नहीं कर रहा। कंडेंस स्ट्रक्चर दैट शो सम बॉन्ड्स एंड सम लोन पेयर, कुछ बॉन्ड शो कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो यहां तक तो कंडेंस है, ये वाला मतलब ओपन है, तो इसको काय में गिन लो हमें, पार्शियली कंडेंस। क्लियर है? तो मतलब देखो, ये कहीं से क्वेश्चन आएगा नहीं तुमको कि कौन सा है क्या है, बस पहली बार पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 0 से तो पता कर लो, ठीक है। बाकी कोई काम नहीं आनी है चीजें, ठीक। चलो समझ में आया ना वहां तक क्या है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर दूंगा तो पता कर लोगे। सीधा वैसे लिख देगा तो मॉलिक्यूलर लुईस डॉट, अगर पूरा ओपन और ये भी आ जाए लोन पेयर तो लुईस स्ट्रक्चर, बिना उसके पूरा ओपन आया तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल, ठीक है। ऐसे वाले आए, ठीक है, तो कंडेंस्ड, और आधा ऐसा और आधा ओपन तो पार्शियली कंडेंस्ड। देखो इसको प्योर लुईस में नहीं बोल सकता क्योंकि पूरा ओपन नहीं है, ठीक है। तो इसमें और इसमें भी क्या फर्क है, समझ गया ना, ठीक है। अगला ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यहां से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बॉन्ड लाइन से तुमको IUPAC देगा, अलग अलग ऐसे बना देगा और फिर IUPAC पूछता है, तो उसके लिए बॉन्ड लाइन में कार्बन कितने पता होना चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन में एक चीज पहले तुम याद रखोगे, जो भी इनके डॉट्स होते हैं, कोने होते हैं, ठीक है, वो कार्बन रिप्रेजेंट करता है अनटिल एंड अनलेस उस पे कोई अदर एलिमेंट ना लगा हो। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैंने बोला है कि मैंने ऐसा बनाया, तो जितने भी इसके कोने हैं ना, ये क्या है, कार्बन है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस मैंने वहां पे कोई दूसरा एलिमेंट ना लगाया हो, अगर दूसरा एलिमेंट लगाया तो दूसरा एलिमेंट वहां पे है, कार्बन नहीं है फिर वहां पे। तो यहाँ कार्बन कहाँ कहाँ है, बस यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ अब कार्बन नहीं है, मैंने लिखा है ना O, तो O है वहां पे। तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है, इसमें कितने हैं, 4 है। तो फर्क समझ गए क्या होता है। तो जो भी डॉट होंगे वो कार्बन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तुम्हारे, अनटिल एंड अनलेस कोई भी कोने पे वो अलग से कोई एलिमेंट मेंशन ना करे। अगर एलिमेंट मेंशन है तो वो एलिमेंट वहां पे है, ना कि कार्बन है। क्लियर है दोनों में फर्क क्या होगा। तो ये ऐसा एक बना के लिख लो, इसका मतलब है CH3 CH2 CH2 OH, इसका मतलब है CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर है, समझ में आया सभी को पक्का कि ये कार्बन है, ये वाला जो है ना बेटा, ये कार्बन है जिसपे एक हाइड्रोजन ऊपर निकल रहा होगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो 2 तो बना दी, 2 ये ब्लैक से मैंने बना दी, और इस पे एक और डंडे पे OH लगा है, तो ऐसे ही तो है CH2 OH। समझ में आया सभी को क्या लिखा है, ठीक है। तो बस इसके भाई कुछ पॉइंट्स लिखे कि ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड लाइन बनेगी वो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच को ही बॉन्ड लाइन बोलते हैं, कोई भी दूसरा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को बॉन्ड लाइन से कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड लाइन। हेटेरो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, अलग एटम्स जैसे कार्बन के अलावा अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट आ रहा है, नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, उसको पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर है। उसको तुम ये नहीं कर सकते कि उसको भी बॉन्ड लाइन से तुमने कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ था कि बीच में नाइट्रोजन आ गया और ऐसा कुछ है, तो तुम ये नहीं कर सकते इसको कि ये 1 2 3 4 को 1 2 3 4, नहीं, तुमको यहाँ नाइट्रोजन ही लिखना पड़ेगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। तो हेटेरो एटम्स को हमेशा लिखोगे
कार्बन को ही डैश पे बनाओगे। क्लियर है? लॉन्गेस्ट सीसी आर रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको जिगजैग पैटर्न में ही लिखोगे, वो भी देखोगे आगे पढ़ोगे आईपीएससी में लॉन्गेस्ट चेन वाला, तो जिगजैग पैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। क्लियर है? डबल बॉन्ड को 2 डंडों से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 डंडों से। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो डबल बॉन्ड होगा तो ऐसे, ट्रिपल होगा तो 3 डंडे। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसमें ऐसा बनेगा डबल ट्रिपल वाला। लॉन्गेस्ट कार्बन को जिगजैग जो भी है। हेटेरो एटम मतलब उसको मेंशन करना ही पड़ेगा, उसको कभी तुम सीधे लाइन में ऐसे नहीं रखोगे, और कार्बन कार्बन को ही डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 चीजें नोट कर ली मार्जिन के ऊपर, करो, कर ली? अच्छा आज लाए नहीं हो, कोई बात नहीं। बाकी लोग नोट कर लिया? कॉपी नहीं लाए? जब घर तक खाना खाने गए थे तो रास्ते में से कॉपी भी ले आते 2 मिनट। याद ही नहीं रहा, पढ़ने का ही मन नहीं है, याद कहाँ से रहेगा? जल्दी बाकी लिखो। ये 2 रब कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब ये जो लिखे है ना, इनको अपन बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक है, अब इनको अपन जिगजैग लाइन वाले से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4। तो कितने कर्व आएंगे? देखो, एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझ गए? ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 3। तो 1 2 3। और यहीं पे OH लगाऊं क्या? नहीं, यहाँ पे OH लगाऊंगा, यहाँ पे नहीं लगेगा ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये नहीं कि 3 कार्बन है और तुमने तीसरे पे OH, तो ये तो कार्बन नहीं है ना, फिर 2 ही रह गए कार्बन। तो समझ गए? तो ये नहीं है, ये वाला है ना, ध्यान रखना उस चीज का। ये वाला कितने कार्बन है? 3 है ना, तो 1 2 और 3। क्या इसमें किधर भी लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नीचे यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे, हाँ यहाँ इधर लगा सकता है। इसको तू ऐसे ऐसे फ्लिप कर सकता है, इसकी पोजीशन इस कार्बन से इस पे नहीं ला सकते, जो जिस कार्बन पे उसको उसी कार्बन पे रखोगे। हाँ मतलब ये मैं ऐसे फ्लिप कर सकता हूँ, तो इधर से भी 1 2 3 आएगा, इधर से करूँ तो भी 1 2 3 आएगा, लेकिन ये नहीं कर सकता कि यहाँ बीच में लगा दिया मैंने। क्लियर है? ये नहीं, ये तो गलत ही हो गया ना। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन तुम ये बोल रहे हो क्या ये और फिर ये? हाँ ये तो कैसे भी बना सकता हूँ मैं, ऊपर नीचे, कि ये तो 3 कार्बन हो गए, लेकिन यहाँ फिर वो मेरे को फर्क नहीं पता लगेगा ना कि बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ढंग से। अगर मैं अलग से गोले बना रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, जैसे ये ठीक है, सही है, लेकिन अब ये ऐसा लगेगा कि एक ही डंडी है। तो जिगजैग इसीलिए बना रहे हैं अपन, ताकि अपने को बॉन्ड कर्व पता लगे। अब ये फिर एकदम ऐसा लग रहा है कि सीधा ही डंडा है वो। समझ गए? तो इसीलिए इसको नहीं, यही प्रिफरेबल रखो, ज्यादा बेटर है। बुक में ऐसा कभी बना के नहीं देगा वो। क्लियर है? ये समझ गए? हाँ, इसमें 3 कार्बन है। OH कहाँ? बीच वाले कार्बन पे है ना, तो बीच वाले कार्बन पे OH, क्योंकि लिखा था हेटेरो एटम्स, जो भी अलग जाएंगे उनको तो अलग से लिखना पड़ेगा, उनको कभी डॉट से। तुम ये नहीं कर सकते कि बिना OH लिखे सिर्फ एक डंडा मार दो OH का, ये नहीं कर सकते कि 1 2 3 और 4 तो ऐसे डंडे मार दिए 4, ये तो फिर कार्बन हो जाएगा ना। कुछ नहीं दिया है तो कार्बन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन थोड़ी ना है, OH है ना, तो मेरे को OH पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, इसको ऊपर भी बना सकता हूँ मैं OH को, या तो यहाँ बना दूं OH। क्लियर है? ठीक है, लेकिन वो स्टेरिक हिंड्रेंस से नीचे बनाते हैं। चलो ये वाला ठीक है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ठीक है, हाँ अल्डिहाइड और एसिड के कार्बन को कार्बन ही गिनोगे, ये चीज याद रखना हमेशा ना। ये गलती करते हैं बहुत बार अपन की अल्डिहाइड, और हाँ क्लोरीन में कार्बन नहीं होता है ना। देखो अल्डिहाइड का कार्बन कार्बन है, एसिड का कार्बन कार्बन है, क्लोरीन का कार्बन नहीं है, वो क्लोरीन है। तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। बहुत बार अपन मिस्टेक में C को काउंट करके उसको भी कार्बन के साथ रख लेते हैं, तो ये नहीं है, ये 2 कार्बन है। क्लियर है? ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ गए ना। और चौथा वाला क्या है? CHO है ना, तो ये C तो बना दिया मैंने, H को तो रिप्रेजेंट कभी करते नहीं है, तो सिर्फ डबल बॉन्ड O ही लिखूंगा बचा हुआ।
देखो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और H को अपन कभी भी मतलब तो मैं मान के चलता हूँ कि वो इंक्लूडेड है। यहाँ भी कहाँ H लगाया अपन ने, कहीं नहीं लगाया ना, तो इसका भी H नहीं लगाते हैं क्योंकि अल्डिहाइड को हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, C डबल बॉन्ड O H और इधर ये। तो हाइड्रोजन तो लगाएंगे नहीं, तो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड को ऐसे लिखेंगे। क्लियर है सभी को? आया ना? आकाश नहीं आया? थोड़ी अच्छी शक्ल बना। इधर ये वाला कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और नाइट्रोजन बीच में आ गया ना, तो तुम ये नहीं करोगे कि 1 2 3 4 5 करके तुमने 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 ऐसा कर दिया। कार्बन को ही डॉट रखोगे, बाकी चीजों को रिप्रेजेंट करोगे कार्बन के अलावा अगर कोई एलिमेंट है तो। कार्बन कार्बन तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा तो नाइट्रोजन हो गया ना, तो इसको मेरे को लिखना ही पड़ेगा N, कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। क्लियर है? और इसमें H लिखूं नहीं लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये ऐसे लिखूं तो ज्यादा सही है, NH लिख के और ये वाली चीज। क्लियर है? समझ गया ना चीज? क्योंकि नाइट्रोजन के 3 डंडे होते तो 3 बना दिया अपन ने। फिर ये कार्बन हो गया आगे वाला और लास्ट वाला कार्बन ये रहा। क्लियर है? वो ड्रिल हो जाए उनका। अगला वाला तुम बनाओ। चलो हाँ, इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। दूसरे वाले कार्बन पे OH है ना, तो दूसरे पे मैंने OH लगा दी। देखो नीचे भी बना सकता था बट वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता, तो मैंने ऊपर बनाया है, ठीक है। तो 1 2 3 और चौथा, 1 2 3 चौथा, चौथे वाले कार्बन पे OH है ना, तो OH का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड O ऐसे आता है और एक ये OH ऐसे आता है, ये आता है ना कार्बन पे, क्योंकि COH को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं अपन, C डबल बॉन्ड O OH, तो उसको वैसे ही लिखा है मैंने, C डबल बॉन्ड O OH। क्लियर है? या फिर उसको ढंग से COH ऐसे लिखूं। ये चीज समझ में आई सभी को कि एसिड आएगा तो कैसे लिखोगे, अल्डिहाइड आएगा तो कैसे लिखोगे, अल्कोहल आएगा तो कैसे लिखोगे, और अमीन आएगा बीच में कहीं आ गया तो कैसे लिखोगे। अमीन आखिरी में आएगा तो भाई ये कार्बन नहीं होता है, फिर वो N ही रहेगा। क्लियर है? तो बॉन्ड लाइन से बाद में तुमको IUPAC आएंगे, वो ऐसा कुछ दे देगा और बोल देगा इसका IUPAC लिखो, तो उसमें तुमको कार्बन गिनते आना चाहिए। फिर ये नहीं कि हर डॉट को तुमने कुछ और गिन लिया, कार्बन गिन लिया, ऐसा। क्लियर है? चलो ये वाला लेक्चर तो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कल पढ़ के आना सारा, है ना?